बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्जा। दोस्तों, लाहौर का एक तारीखी इलाका सूतर मंडी लोहारी गेट, यहाँ के रहायशी एक ऐसे ख़ानदान की इस कहानी आपके साथ शेयर करूँगा जिसने सारी ज़िंदगी मंशियात फरोशी की। इस ख़ानदान पर 150 से ज़ायद मंशियात फरोशी और दीगर इल्ज़ामात के मुकदमात दर्ज हैं। ये ख़ानदान ऐसा है कि जिसके मुतल्लिक BBC ने भी एक वक्त में खबर शाया की कि पाकिस्तान में किसी की मंशियात बिके ना बिके, माई बानो की मंशियात नहीं रुकती। उसका मंशियात का कारोबार कभी बंद नहीं हुआ। उस पर पुलिस ने बेशुमार मुकदमात दर्ज किए, बेशुमार मरतबा गिरफ्तार किया, रेड की, मारा पीटा, लेकिन उसकी मंशियात, उसका पाउडर कभी नहीं रुका और उस हर दौर में मंशियात फरोशी जारी रही। उसके इलाके में घर के बाहर कहते हैं कि लोग लाइनें लगाकर मंशियात खरीदने आया करते थे। बानो बीबी एक बड़ी दिलेर और बहादुर खातून थी। ना उसने कभी पुलिस को माना, ना किसी बदमाश को माना। उसका यही बढ़ावा और यही हलाशेरी जो थी वो उसके बेटों में आई और उसके 4 बेटे जो थे वो बदमाश बने। वो भी लाहौर शहर के उस वक्त के टॉप 10 इश्तिहारी बदमाश, मोहल्ले के बदमाश, जितने भी मतलब लोग हुआ करते थे नामवर, वो उन सब से राह जाते पंगा भी लिया करते थे, सबसे मुखालफत मोल लेते थे और पुलिस पर फायरिंग करना भी उनका मामूल था। बानो बीबी के 3 बेटे कत्ल हो चुके, जबकि एक बेटा गुज़िश्ता 20 साल से इश्तिहारी है। वो किस मुल्क में है किसी को नहीं इल्म, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो दुबई में या हॉलैंड में है, लेकिन मेरी जो इतला है वो शायद हॉलैंड में अपने बीवी बच्चों के साथ वक्त गुजार रहा है और गुमनामी की ज़िंदगी उसने इख्तियार कर रखी है। तो बात कर रहे थे हम सूतर मंडी लोहारी गेट की रिहायशी माई बानो के बारे में। माई बानो के बारे में अगर आपको बताऊं तो कहते हैं कि 50-60 की दहाई में पहला मंशियात का मुकदमा जो है वो माई बानो के ख़िलाफ़ दर्ज हुआ था थाना लोहारी गेट में, और उसके बाद फिर चल सो चल वाली बात है। माई बानो, उसका खामन अजीज़ खान सूतर मंडी के रहायशी थे। मंशियात फरोशी इनका कारोबार था। साल हर साल से ये पाउडर फ़रोख्त करते थे। वहाँ पर अपने घर के बाहर ही लोग इनसे पाउडर और दीगर मंशियात जो है वो ख़रीदा करते थे। बल्कि कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि घर के ऊपर वाली मंजिल पर एक टोकरी लटकाया करते थे, उसमें लोग पैसे डाल देते थे और ये जब पैसे ऊपर खींच लेते थे तो उसी टोकरी में वो मंशियात की पुड़ी जो भी होती थी वो नीचे लटकाकर अपने ग्राहकों को दिया करते थे। बानो बीबी ने बड़े धड़ल्ले से, बड़ी बदमाशी से और दलेराना तरीके से मंशियात फरोशी की है। बानो बीबी का तमाम तर ख़ानदान, जितने भी उसके मेंबर्स थे, वो सब मंशियात फरोशी में मुलव्वस थे और यही वजह थी कि बानो को किसी चीज़ का कोई डर खौफ नहीं था। पुलिस मुकदमात दर्ज करती थी, पकड़ कर लेकर जाती थी, लेकिन उन्होंने तमाम तर मुकदमात को फेस किया। उनमें ज़मानतें करवाते, अदालतें, जेल, सारा कुछ भुगता करते थे। बहुत सारे अदवार ऐसे आए कि माई बानो ने पुलिस की साज़बाज से, पुलिस की आशीर्वाद से उनके साथ मिली भगत करके उनको मंथली देकर भी बहुत तवील अरसे तक अपना मंशियात फरोशी का कारोबार जारी रखा। जो बानो बीबी के बारे में बताया गया है वो ये है कि बानो बीबी की मंशियात कभी भी नहीं रुकी। उसकी एक मेन वजह यह भी थी कि ज़्यादातर औकात में बानो बीबी की पुलिस के साथ सेटिंग होती थी माई बानो की, और उस सेटिंग की वजह से उनका वहाँ पर मंशियात जो है वो बिकती थी। और बेशुमार मरतबा ऐसे भी हुआ कि जब वहाँ पर रेड होने लगती तो पुलिस की तरफ से ही बानो बीबी को मुखबरी कर दी जाती थी और वो वहाँ से कोई राइट लेफ़्ट हो जाती थी। लेकिन उस रेड के कुछ देर बाद, कुछ घंटों बाद या अगले दिन ही दोबारा वहाँ पर मंशियात फरोशी का कारोबार वैसे ही जारी रहता था। तो वक्त के साथ साथ पुलिस ने उनके ख़िलाफ़ मुकदमात भी दर्ज किए, उनको गिरफ़्तार भी किया, उनको जेलों में भी भिजवाया, लेकिन उन पर या उनके ख़ानदान के किसी फ़र्द पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो उनका ज़रिया माश ही यही था और यही कारोबार था और इसी कारोबार को सारी ज़िंदगी उन्होंने किया। बानो बीबी के कहते हैं कि 5 बेटे थे। उसमें से एक बेटा जो था वो कोई छत से गिरकर इत्तफाकिया तौर पर उसकी मौत वाक़या हो गई थी, और बाकी के 4 बेटे, उनमें एक कमाल उर्फ पीची, नादर उर्फ नादू खां, रिजवान उर्फ पत्तो खां और रेहान उर्फ नानी,
ये उसके 4 बेटे थे और चारों ही बदमाशी में कदम रखते थे। उसके बड़ों की तो इनके बड़ों की तरफ से बढ़ावा था, हाला शेरी थी, उनकी वालदा, वालिद और दीगर जो मेंबरान थे फैमिली के, वो सब इनको सपोर्ट करते थे और उसी सपोर्ट की वजह से उन्होंने बदमाशी में भी कदम रखा। बानो बीबी के ही महल्लेदार लोहारी गेट के रिहायशी आतिफ चौधरी, स्टूडेंट लीडर, बड़ा नाम कमाया उसने, बड़ा बदमाश हुआ है, बड़ा डॉन हुआ है, टॉप 10 इश्तिहारी रहा है वो। एक शालू नाम का लड़का, एक महबूब लंबा, फिर उसके अलावा हनीफा बाबा, टॉप 10 इश्तिहारी जो होते थे, ये भी उनके महल्लेदार थे, वहीं पर रहते थे। बल्कि एक दौर में तो कहते हैं हनीफा का भाई जो बाबा था, इन्होंने इनके मुकाबले में लोहारी गेट में मंशियात फ़रोख्त करना शुरू की थी, लेकिन उनका कारोबार मंशियात का ज़्यादा देर चल नहीं सका। वो भी ये काम छोड़कर अपने दूसरे धंधों की तरफ लग गए थे। इनसे आतिफ वगैरह जितने भी मैंने आपको नाम बताए हैं, इन सब से मुखालफत थी। ये वहाँ पर अपने इलाके में एक तो नामवर भी थे, फिर बदमाशी में भी कदम रखते थे। तो इनके सामने जो कोई भी मुखालिफ खड़ा होता था, जिस किसी का भी नाम होता था बदमाशी में, ये उसको मानते नहीं थे। ये उसके साथ राह चलते पंगे भी लिया करते थे, लड़ाई झगड़े भी करते थे एक दूसरे के। कहते हैं इनकी क्रॉस फायरिंग्स भी बहुत हुई। इस ख़ानदान के इन जो 4 बेटे मैंने बताए हैं, इनमें से एक का नाम था कमाल उर्फ पीची। कमाल उर्फ पीची का ताल्लुक अब जो शहर के दीगर बदमाश थे, जो मतलब के लफंटर टाइप, उठाई गिरे, इस किस्म के, उनके साथ ताल्लुक था। चारों भाई ही लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो अपने अपने नामवर लोग थे, उनके साथ ताल्लुकात होते थे। लेकिन इनके जो लोग, मतलब जैसे आतिफ चौधरी का मैंने जिक्र किया, असद प्रिंस का जिक्र किया मैंने, फिर अपना हनीफा बाबा वगैरह का जिक्र किया, इसी तरह और भी शख्सियात ग्वाल मंडी के गोगी भट्ट वगैरह थे, उनकी बात मैं आपसे करूं, किसी को ये मानते नहीं थे, हर किसी के सामने खड़े होते थे। बल्कि ये कहते थे कि लाहौर शहर के जो ताकतवर तरीन डॉन बदमाश हैं वो हम ही हैं, हमारा किसी से कोई सरोकार नहीं है, हम किसी को मानते नहीं, हम किसी से डरते नहीं। तो इनके नाम तो लाहौर शहर में काफ़ी थे। इनका मंशियात फरोशी के हवाले से इनका बड़ा नाम बचता था लाहौर शहर में। तो पुलिस भी इनके पीछे होती थी। इनकी बदमाशी, इनकी जो मुकदमात दर्ज थे, उसकी वजह से ये अपना उनमें इश्तिहारी भी हुआ करते थे। तो पुलिस इनके पीछे भी थी, बल्कि कई मरतबा हुआ कि पुलिस पर इन्होंने फायरिंग भी की, पुलिस वालों पर चढ़ाई भी की। एक बल्कि हमारा दोस्त एक सब इंस्पेक्टर उस वक्त हुआ करते थे, बाद में वो डीएसपी प्रमोट भी हुए और फिर उनकी डेथ भी हो गई। वो उस टाइम सब इंस्पेक्टर थे, फयाज अहमद। और एक उनका जो अपना बैचमेट कह लें, उनका साथी सब इंस्पेक्टर होते थे, एहसान भट्ट, वो आजकल डीएसपी हैं। तो ये भी उनके पीछे चढ़े होते थे। इनका एक दफ़ा आमना सामना होता है रिजवान उर्फ पत्तों के साथ, समनाबाद के इलाके में। वहाँ पर आमना सामना होता है, ये उसके ऊपर चढ़ाई करते हैं और इनका उससे पुलिस मुकाबला हो जाता है। पत्तों जो है इनके ऊपर फायरिंग करता है। उस फायरिंग में कहते हैं कि फयाज जो था वो ज़ख्मी भी हो गया था, सब इंस्पेक्टर, लेकिन ये वहाँ से बड़ी आसानी से पुलिस के आंखों से सामने से फरार हो गया था। तो इनके कहते हैं कि बदमाशी के हवाले से भी ये बहुत तेज़ थे और अपने मुखालफीन कह लें और पुलिस वाले कह लें, उन पर गोली चलाने से भी गुरेज नहीं करते थे। इनकी मुखालफत बहुत से लोगों से थी। ये राह जाते ही मुखालफत कहते हैं अपने गले में मोल ले लिया करते थे। एक भाई कमाल उर्फ पीची के बारे में आपको बताऊं कि इसका कत्ल होता है लक्ष्मी चौक में। बल्कि एक नवीद सईद जो डीएसपी कत्ल हो चुके हुए हैं, वो उस वक्त इंस्पेक्टर थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि रेस कोर्स पार्क में वो वॉक कर रहे थे। उनके साथ उनका एक दोस्त हाजी जमील उर्फ जिली, एक पठाने खां जो नवीद सईद के साथ कत्ल हुआ था, वो और बाकी 3-4 दोस्त और थे, वो वहाँ पर वॉक कर रहे थे। शाम का टाइम था, अंधेरा होने को था, और वहाँ पर जब उन्होंने वॉक ख़त्म की तो हाजी जमील उर्फ जीली, उन्हें किसी दोस्त का फ़ोन आता है और वो उसके साथ चले जाते हैं। बल्कि चले क्या जाते हैं, वो कहते हैं कि कमाल उर्फ पीची और हनीफ कमांडो मजंग का एक उस टाइम बड़ा
नामवर हुआ करता था, बदमाशी में बड़ा कदम रखता था। कहते हैं कि मैकेनिक था शायद ये, और लेकिन दलेर लड़का था, बहादुर लड़का था। ये उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहीं काम जाना है तो उनके साथ हम जा रहे हैं। तो ये हाजी जमील और एक आध दोस्त और उनके साथ वहाँ चले गए, और नवीद सईद जो उसके साथ दूसरे दीगर दोस्त थे वो अपने काम निकल गए वहाँ से। बल्कि हाजी जमील ने तो पठाने वगैरह को भी कहा था कि हमारे साथ चले, लेकिन वो नहीं गए। तो हाजी जमील वगैरह उनके साथ चले गए वहाँ पर। अब लक्ष्मी चौक जाते हैं, वो रॉयल पार्क में किसी ऑफिस में जाना होता है। वहाँ ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पर ताला लगा होता है। तो ये इनका मतलूब तो थे ये पुलिस को भी, और इनकी मुखालफत भी बहुत थी। ये उस ऑफिस में जाते हैं, वहाँ ताला लगा होता है। वहाँ से वापस नीचे आते हैं तो लक्ष्मी चौक में ही एक बड़ा मशहूर रेस्टोरेंट है, तबाक रेस्टोरेंट, उसके साथ ही एक दाल चावल वाला बैठा होता है। तो ये वहाँ से उतर के आके नीचे दाल चावल खाने के लिए बैठ जाते हैं, और कहते हैं थोड़ा इंतज़ार कर लें कि शायद हमारे दाल चावल खाते हुए ऊपर ऑफिस जहाँ हमने जाना है वो खुल जाए। ये भी वहाँ पर बैठे होते हैं तो इनकी मुखबरी इनके मुखालफिन को होती है। और इसी दौरान होता ये है कि जो मुखालफिन होते हैं वो उस चौक में, भरे चौक में, जहाँ पर उस टाइम बीसियों लोग जो है बैठे होते हैं, इर्द गिर्द ट्रैफिक चल रही होती है, सड़क के दूसरी तरफ भी बेशुमार खाने पीने के काम थे वहाँ पर, और लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। तो उस रश में आकर वो मुखालफिन इन पर अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं। वो फायरिंग इतनी खौफनाक होती है कि उस फायरिंग के नतीजे में कमाल उर्फ पीची और इसका दोस्त हनीफ कमांडो, उसके अलावा एक शहजाद नामी लड़का और एक राहगीर, ये 4 लोग कत्ल हो जाते हैं। और इसके साथ वहाँ पर कोई 8-10 लोग कहते हैं कुछ ज़ख्मी भी हुए, जिनमें एक हाजी जमील उर्फ जीली भी था जिसको गोलियां लगनी और वो शदीद ज़ख्मी हुआ। उनको फौरी तौर पर अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ पर उनका इलाज मुआवजा भी किया गया। इसी तरह जो नादर उर्फ नादू खां है, उसके बारे में बताया गया है कि आतिफ चौधरी से मैंने बताया कि इनकी मुखालफत थे महल्लेदार, लेकिन दुश्मनी थी, मुखालफत थी। और उसी मुखालफत और दुश्मनी की वजह से आतिफ चौधरी का एक साथी होता था महबूब लंबा। महबूब लंबा ने इसको नादर उर्फ नादू खां को कत्ल किया। और जो इसका तीसरा भाई एक कत्ल हुआ वो रेहान उर्फ नानी। रेहान उर्फ नानी के बारे में बताऊं कि इसका एक मरतबा आमना सामना होता है असद प्रिंस, जो आतिफ चौधरी का जिगरी यार था। असद प्रिंस को पता था कि इन्होंने रेहान उर्फ नानी वगैरह ने आतिफ चौधरी का एक अंदरून लोहारी गेट का यार था शालू को कत्ल करवाया था। कुछ रांझा नामी लड़का था उससे। शालू पहलवान घराने से ताल्लुक़ रखता था, पहलवानी का उन्हें शौक़ था, और रांझा नामी लड़के ने उसको कत्ल किया था। इसका कत्ल इन्होंने बानो के बेटों ने करवाया था। ख़ासकर कहते थे कि रेहान उर्फ नानी, उसके कत्ल की प्लानिंग नानी ने की थी। तो नानी का आमना सामना होता है असद प्रिंस के साथ। असद प्रिंस और नदीम पोपा एक बड़ा मैंने आपको इस बारे में व्लॉग भी किया हुआ है। वो एक डकैत था और काफ़ी मतलब उसका नाम था डकैत, पुलिस मुकाबले भी उसने बतेरे किए हुए थे। ये दोनों इकट्ठे होते हैं तो इनका आमना सामना उससे नानी से होता है। जब देखते हैं कि ये नानी है और हमारे काबू आ गया है तो ये उसको फायरिंग करके कत्ल कर देते हैं। तो ये तीनों जो बानो बीबी के बेटे हैं ये कत्ल हो जाते हैं। एक इनका बेटा इसका बच जाता है, रिजवान उर्फ पत्तो। ये कहते हैं बड़ा जिदार और बड़ा बहादुर लड़का था उसका। और इसी का मुकाबला फयाज सब इंस्पेक्टर और एहसान भट्ट जो डीएसपी हैं आजकल, उनके साथ भी पुलिस मुकाबला होता है। इस पर भी कई मुकदमात दर्ज होते हैं। ये अपने भाइयों के कत्ल के बाद जब हालात देखता है कि हालात साजगार नहीं हैं और इसको भी किसी वक्त भी मुखालफिन या पुलिस जो है मार देगी, तो ये साइड लाइन हो जाता है, अंडरग्राउंड हो जाता है। उसके बाद ये किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान छोड़कर बैरून मुल्क चला जाता है। उस वक्त कहते हैं कि स्टार्ट में तो ये दुबई गया था यहाँ से फ़रार होकर, फिर वहाँ से उसने आगे किसी और मुल्क में जाकर पनाह ली और वहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी। इसी दौरान उसकी वालदा माई बानो जो है ये अपना अंदरून शहर का इलाका जो है वो छोड़ देते हैं और इकबाल टाउन शिफ्ट हो जाते हैं। मेरी इत्तला के मुताबिक इकबाल टाउन में माई बानो जो है अपनी बेटी के साथ रिहाइश पजीर थी और वहीं पर उसकी वफ़ात भी हो गई। इसी दौरान अपना इनका माई बानो का खावंद अजीज़ खान जो है वो भी वफ़ात पा चुका था।
और अभी तक जो स्टेटस रिजवान उर्फ पत्तों का है वो उसके बारे में कहते हैं कि उसको तकरीबन अरसा 20 साल से ज़ायद हो गए हैं, उस पर कुछ 1-1.5 दर्जन से ज़ायद मुकदमात दर्ज हैं मुख्तलिफ नौइयत के, और वो उनमें इश्तिहारी है और आज तक स्टिल इन मुकदमात में मफरूर है। वो किस मुल्क में है ये किसी को नहीं, इसकी कंफर्मेशन कहाँ पर है, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि शायद वो हॉलैंड में मौजूद है और अपने उसके 4 बेटे हैं और उनके साथ एक गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहा है। यहाँ पर अगर उसका राब्ता है तो बहुत ही मखसूस लोगों के साथ, या अपनी कुछ फैमिली के किसी को 2-4 लोगों के साथ राब्ता है, उसके अलावा उनका किसी के साथ राब्ता नहीं है। दोस्तों, इस ख़ानदान के बारे में आपको बताऊं कि माई बानो के जो बेटे हैं उन्होंने कई मरतबा जेल भी काटी है, और जेल भी कहते हैं कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से काटी है। अंदर बड़े टोरी होते थे, पैसा ठीक था, माँ पैसे भी बहुत खर्च करती थी, वैसे भी अंदर इनका माहौल ठीक था। एक अकबरी मंडी की शख्सियत है सलाउद्दीन चीनी वाला। वो कहते हैं कि वो उसका इस ख़ानदान के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक़ था किसी दौर में, और वो इस ख़ानदान की बड़ी सपोर्ट किया करता था। सपोर्ट से मुराद इन पर जो मुकदमात दर्ज होते थे उनकी पैरवी करना, उनके पीछे जाना, उनकी ज़मानतें करवाना, वकला से मिलना। तो वो एक शख्सियत सलाहुद्दीन चीनी वाला है, वो उनकी बड़ी सपोर्ट किया करता था, उसका बड़ा ताल्लुक़ रहा था इस ख़ानदान से। तो बहरहाल ये इस ख़ानदान के बारे में BBC ने एक दफ़ा ख़बर नशर की कि जी अगर पाकिस्तान में किसी की मंशियात बिकती है तो वो माई बानो की बिकती है। अगर हर जगह सख्ती है, पुलिस किसी की मंशियात नहीं बिकने देती, लेकिन इस खातून की मंशियात कभी नहीं रुकी। तो इस ख़ानदान के बारे में मेरा आपके साथ शेयर करने का मकसद ये था कि मंशियात फरोशी, ख़ासकर पाउडर, हेरोइन जिसको कहते हैं, इसका कारोबार जिस किसी ने भी किया है उसके घर दिया जलता हुआ मैंने कभी नहीं देखा। मेरा 30-32 साल का तजर्बा है इसी में, क्राइम फील्ड में। मैंने बहुत से मंशियात फरोशों की ज़िंदगी का और उनका अंजाम मेरे सामने है। इस ख़ानदान को भी देख लें आप कि माई बानो खातून जो थी वो उसकी ज़िंदगी में ही उसके 3 बेटे किस तरह से कत्ल हुए। उसका एक बेटा छत से गिर के मर गया, एक बेटा जो है अभी तक ताहाल मफरूर है। तो ये वो ऐसे किरदार जो होते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं, इन्होंने बेशुमार ज़िंदगियां ख़राब की होती हैं, नशे में की वजह से नौजवान नस्लें तबाह की होती हैं। तो जो बद्दुआएं आहें और सिसकियाँ होती हैं ना, वो ऐसे लोगों का पीछा नहीं छोड़ती। तो वो उस नतीजा देख लें आपके इस ख़ानदान ने सारी ज़िंदगी जो कुछ किया और उसका रिवार्ड इस ख़ानदान को क्या मिलता है, वो सारा मैंने आपके साथ शेयर किया, आपके साथ डिस्कस किया। अल्लाह मियाँ परवरदिगार हमें इस किस्म के मामलात से हमेशा दूर रखे। मंशियात फरोशी के जो लोग काम करते हैं, अल्लाह पाक उनको हिदायत दे कि वो हमारी नौजवान नस्ल को तबाह करने के ज़िम्मेदार ना बने। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।